हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम गौरव मेहता है, वोकेशनल टीचर बीएफएसआई जीएसएस भटोली फकोरियाँ हिमाचल प्रदेश से। आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि मैं आपको समझाना चाहूँगा उसका नाम है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता क्या है ये। ठीक है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट is essentially a document representing money and it is transferable from one person to another as per section 13 subsection 1 of the negotiable instrument act 1881। तो हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है, जिसमें कि पैसों का हिसाब होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इजीली ट्रांसफरेबल होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है कि ये फ्रीली ट्रांसफरेबल और इजी नेगोशिएबिलिटी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इजीली ट्रांसफरेबल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने राम को कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया तो वो राम जो है वो आगे श्याम को उसको एंडोर्स कर सकता है, यानी कि इजीली उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरा है टाइटल ऑफ होल्डर इज़ फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। तो जो भी इसका टाइटल होता है, मतलब जिस व्यक्ति के नाम का हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, तो वो हर प्रकार के डिफेक्ट से, यानी कि कोई भी अगर उसमें किसी प्रकार की गलती है तो उससे वो क्या होता है, फ्री होता है। अगला आया पॉइंट, ट्रांसफरी कैन शू इन हिज आउन नेम विदाउट गिविंग नोटिस टू द डेप्टर। तो जिसने, यानी कि ट्रांसफ़री है, मतलब जिसने ट्रांसफ़र किया हुआ है, ठीक है, जिसके नाम पर हमने ट्रांसफ़र किया हुआ है उसको ट्रांसफ़री बोलते हैं। ठीक है। तो वो अपने नाम पर अगर केस करेगा कि अगर उसमें किसी प्रकार की अगर कमी होगी तो वो बिना किसी नोटिस दिए अपने नाम पर वो केस कर सकता है। तो इस कारण उसको क्या होगा, उसका वो यानी कि बेनिफिट मिलेगा। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। पहला है प्रोमिसरी नोट, दूसरा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा है चेक्स। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजेज आर कस्टम्स ऑफ ट्रेड, जैसे बैंक चेक्स, एक्सचेकर बिल्स, शेयर वारंट्स, बियरर डिवेंचर्स, डिविडेंड वारंट्स, शेयर सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रोमिसरी नोट। तो सेक्शन 4 हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का जो सेक्शन 4 है तो उसमें प्रोमिसरी नोट को डिफ़ाइन किया हुआ है। तो देखिए, प्रोमिस का नाम मतलब होता है कि वचन, और नोट का मतलब पत्र। तो इसको हम हिंदी में इसको हम वचन पत्र भी बोल सकते हैं। पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 अ प्रोमिसरी नोट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of instruments। ठीक है। तो एक जो प्रोमिसरी नोट होता है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे देने का वायदा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम ने श्याम के पैसे देने हैं पर इस वक्त राम के पास पैसे नहीं हैं। तो वो एक क्या करेगा, एक वचन पत्र लिखेगा कि श्रीमान श्याम कुमार जी, जब मुझे ज्ञात है कि मैंने आपके इतने पैसे देने हैं और मैं आपको ये वाले जो आपके पैसे हैं ये एक आने वाली इस तारीख को इतने प्रतिशत ब्याज के साथ दूंगा। तो वो एक यानी कि वचन पत्र हो गया, उसमें उस व्यक्ति के साइन भी होंगे। ठीक है। तो हस्ताक्षर होंगे तो वो ये क्या हो गया, वचन पत्र हो गया। मतलब लिखित में एक ऑर्डर होता है जिसमें पैसे देने का वायदा किया होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे पार्टीज़ कौन कौन सी हैं इसमें। ठीक है। तो पहला होता है मेकर। जो भी प्रोमिसरी नोट बनाता है तो उसको हम मेकर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम ने बनाया वो श्याम के नाम का, तो राम क्या हुआ, मेकर। पेई, वन टू हुम द नोट इज़ पेएबल, एक वह व्यक्ति जिसको नोट पेएबल करना है। होल्डर, जिस व्यक्ति के नाम का वो किया हुआ है, जिस व्यक्ति के नाम का बनाया हुआ है उसको होल्डर बोलेंगे। एंडोर्सर, अब मैंने राम श्याम का एग्जांपल दिया था, तो राम क्या हुआ उसमें, मेकर हुआ, और होल्डर कौन हुआ, श्याम हुआ। तो श्याम ने उसको क्या किया, आगे कालीचरण को मान लीजिए उसको उसने आगे एंडोर्स कर दिया। तो जो श्याम हुआ वो एंडोर्सर हुआ और कालीचरण जो हुआ वो एक एंडोर्सी हुआ। तो इस प्रकार से हमारी पार्टीज़ टू अ प्रॉमिसरी नोट भी कंप्लीट हुई। देखिए, हमारे पास एक स्पेसिमन है हमारे सामने कि प्रॉमिसरी नोट होता कैसा है। तो यह एक स्पेसिमन है, जैसे कि ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे
रमेश सन ऑफ श्री रामलाल ऑफ मेरठ और ऑर्डर अ सम ऑफ ₹10,000। ठीक है, उसने नीचे अपने साइन कर दिए हुए, व्यक्ति ने उसने अपना एड्रेस दिया हुआ है, तो उसमें यानी कि वह एक प्रॉमिसरी नोट हो गया। आइए हम इसकी अब हम असेंशियल्स पढ़ते हैं कि इसमें ज़रूरी क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला, प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो हमेशा राइटिंग में होता है। दूसरा, इसमें एक अंडरटेकिंग होती है या एक प्रॉमिस होता है किसी को पैसे पे करने का। तीसरा, जो प्रॉमिस होता है वो अनकंडीशनल होता है। देखिए, अनकंडीशनल का मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने राम को बोला कि राम जी मैंने आपके पैसे देने हैं, अगर मेरे पास अगले महीने पैसे आए तो यानी कि अगर वाली जब बात आ जाती है तो उसमें कंडीशन लग जाती है, उसको कंडीशनल बोलते हैं। तो मैंने जब यानी कि अगर राम को अगर प्रॉमिसरी नोट बनाना है तो उसमें मैंने अगर मगर वाली बात कोई नहीं करनी है, उसमें डायरेक्ट बात जो है वो लिखनी है। ठीक है, तो अनकंडीशनल का मतलब पता लग गया होगा आपको। अगला, यह जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है उसमें मेकर के साइन, जिसने उसको बनाया हुआ है उसके साइन होना बहुत ज़रूरी है। एक जो बनाने वाला व्यक्ति है उसका निश्चित होना ज़रूरी है। उस नोट में सम कितना, यानी मतलब हमने पैसा कितना देना है, वह भी ज़रूरी है। और अगला पॉइंट है कि एक यानी कि ये जो हम पैसा देंगे वो हमारे यानी भारत के मनी के यानी कि लीगल टेंडर होना चाहिए। लीगल टेंडर मतलब हमारे भारत की जो करेंसी में उसको होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा प्रॉमिसरी नोट ख़त्म हुआ। अगला आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि सेक्शन 5 में डिफ़ाइन किया हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 5 में उसको क्या किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो चलिए आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उससे इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक होता है बिल और एक होता है कैश मेमो। इन दोनों के बीच में फ़र्क ये होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे बिग बाज़ार वगैरह होते हैं या बड़े बड़े यानी कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, तो जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, तो वहाँ पर जब हम पैसे देते हैं और वो हमें यानी कि पैसे के बदले यानी कि एक पर्ची ऐसी जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैश मेमो। मतलब पैसे दे के जब सामान लिया और उसके बदले वो हमें एक बिल के रूप में कुछ देते हैं, तो वो बिल नहीं होता, वो कैश मेमो होता है। बिल क्या होता है, बिल का मतलब ये होता है कि जब हम कोई सामान उधार पर लेते हैं तो उसे बिल कहा जाता है। तो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम बिल से जोड़ के देखेंगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसा है, मान लीजिए मैंने यानी कि 10 लाख रुपए का सामान लिया और मैंने यानी कि उसको बोला, जो व्यक्ति है उसको बोला कि मैंने आपसे 10 लाख रुपए का सामान लिया हुआ, उधार पे लिया हुआ, तो वो मुझे बिल देगा। तो बिल का क्या होगा, अब यानी कि 10 लाख रुपए एकदम से मैं उसको नहीं दे पाऊँगा। तो 10 लाख का क्या होगा, वो मेरे को यानी कि जब बिल देगा तो उसमें मेरे को टाइम देता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, वो यानी कि जिसने सामान भेजा हुआ है उसका यानी कि उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मान लीजिए 2 महीने का दिया हुआ है, तो आज तारीख मान लीजिए 15 सितंबर है आज। ठीक है, तो 2 महीने कब हुए, अक्टूबर नवंबर, 15 नवंबर को हमारे 2 महीने पूरे हो गए। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, उसमें 3 डेज़ हमेशा ग्रेस पीरियड मिलता है। तो मतलब 16, 17, 18 नवंबर तक मैंने उसके पैसे देने हैं। अब देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज का हमारे को यहाँ पे एक स्पेसिमन बनाया हुआ है। इसमें यानी कि उसने बता दिया है कि इतने टाइम के बाद मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो इसमें भी एक पैसे देने का वादा होता है। अब इसमें कौन कौन होता है, का होता है ड्रॉअर, मतलब जिसने कि बिल बनाया हुआ है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज के क्या बोलते हैं, ड्रॉअर। जिसके नाम पर बनाया हुआ है उसको बोलते हैं ड्रॉई। और जिसने पे करना है उसको बोलते हैं पेई। वो या तो ड्रॉई भी हो सकता है या वो अपने बैंक के थ्रू कराएगा तो पेई बैंक हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 पार्टीज़ थी इसमें। अगला आया असेंशियल्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहला है इसमें कि ये हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा, इसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए पैसे देने का। ये आपको बता दिया कि अनकंडीशनल क्या होता है और कंडीशनल क्या होता है। ठीक है, यह जब भी यानी कोई बनाता है तो उसके द्वारा साइन किया होना चाहिए, मतलब ड्रॉअर के द्वारा हमेशा साइन किया हुआ होना चाहिए। अगला पॉइंट आया, जो भी उसमें पार्टीज़ हैं वो सर्टेन होनी चाहिए। ठीक है, जितना पैसा देना है वो भी सर्टेन होना चाहिए। और इट मस्ट कंप्लाई विद अदर फॉर्मेलिटीज़, इसमें स्टैम्प्स, डेट्स वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे हमारे यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के बीच में अंतर बताया हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो अंतर है और प्रॉमिसरी नोट में अंतर ये है, सबसे पहले होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज़ होती हैं, प्रॉमिसरी नोट में हमेशा 2 पार्टीज़ होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक में अनकंडीशनल होता है, ठीक है, और दूसरे में भी अनकंडीशनल होता है, पर उसमें डेप्टर और क्रेडिटर की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है सब कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है ड्रॉअर की,
सेकेंडरी होती है और उसमें प्राइमरी होती है। ठीक है। एक्सेप्टेंस, तो इसमें यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक्सेप्टेंस, अगर किसी ने वो बनाया हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया हुआ है, तो उसकी एक्सेप्टेंस होना बड़ा ज़रूरी है। प्रोमिसरी नोट में भी एक्सेप्टेंस होना इतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है ड्रॉअर और पेज जो है वो एक ही व्यक्ति हो सकते हैं और प्रोमिसरी नोट में एक व्यक्ति नहीं हो सकते। अगला पॉइंट है कि यह जो है ये बियरर को दिया होना चाहिए। ठीक है, और वो है वो बियरर को नहीं दिया जाता है प्रोमिसरी नोट। ठीक है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाए तो वो प्रोटेस्ट कर सकता है और उसमें कोई भी यानी कि प्रोमिसरी नोट में वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। अगर डिसऑनर हो जाए हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज तो उसका नोटिस सर्व किया जाता है और उसमें यानी कि प्रोमिसरी नोट में नोटिस सर्व नहीं किया जाता है। अगला हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारा चेक। तो चेक पढ़ेंगे हम सेक्शन 6 के अंतर्गत। चेक का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को पैसे देता है, तो उसको बोलते हैं चेक। जैसे कि हमें पता है कि एक चेक जो होता है वो बैंक के द्वारा हमें यानी कि एक चेक बुक दी जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा होता है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। अ चेक इज़ द मीन्स बाय विच अ पर्सन हु हैज़ फंड इन द हैंड ऑफ ए बैंक विड्रॉज द सेम और सम पार्ट ऑफ इट। मान लीजिए मेरे खाते में बैंक में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं किसी के नाम का चेक काट दूंगा, अगर मेरे को बैंक वाले क्या करेंगे, मेरे को चेक बुक इशू कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि मेरे खाते में अगर लाख रुपया पड़ा हुआ है तो ही मेरे को चेक बुक इशू करेंगे। चेक बुक सभी को इशू होती है, उसके नॉमिनल से चार्जेस बैंक चार्ज करता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अ चेक इज़ अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बट इट हैज़ एन एडिशनल क्वालिफिकेशन नेमली। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, एक बैंकर का होता है। ठीक है, दूसरा इट ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड विदाउट एनी डेज ऑफ ग्रेस। इसमें यानी कि कोई भी ग्रेस का पीरियड का नहीं होता टाइम। इसका यानी क्या होता है कि हमेशा 3 महीने के, इसमें क्या होता है, चेक की वैलिडिटी क्या होती है, 3 महीने की होती है। ठीक है, 3 महीने के बाद का जो चेक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेल चेक बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्टीज़ क्या होती हैं चेक में। तो सबसे पहला होता है ड्रॉअर। एक ऐसा व्यक्ति जो कि चेक को बनाता है उसको ड्रॉअर बोलते हैं। ठीक है, ड्रॉई कौन होता है, द बैंकर ऑफ द ड्रॉअर, मतलब जिस बैंक का है चेक है उसको ड्रॉई बोलते हैं। पेई, जिसके नाम का बनाया हुआ है। होल्डर, होल्डर या तो वो पेई हो सकता है जिसको हमने पे करना है। ठीक है, एक होता है एंडोर्सर, और एंडोर्सी का मैंने आपको बता दिया, अगर किसी और व्यक्ति को एंडोर्स किया हुआ था, जो एंडोर्स कर रहा है उसको एंडोर्सर बोलेंगे, और जिसके नाम का उसको एंडोर्स किया हुआ है उसको एंडोर्सी बोलेंगे। इसमें ज़रूरी क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। पहला है कि हमेशा ये बैंकर का ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा हमेशा ये जब डिमांड होगी पेएबल करने की तब का होगा। अगला, इसमें किसी भी प्रकार की एक्सेप्टेंस रिक्वायर नहीं होती है। अगला, एक चेक जो है वो हमेशा यानी कि क्या होता है, ड्रॉअर के खाते से बनाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए मेरे खाते में लाख रुपया है, मैंने श्याम को पैसे देने हैं, तो मैं अगर बनाऊंगा तो वो मेरे खाते से ही कटेगा। ठीक है। अगला, चेक में बी पेएबल टू ड्रॉअर हिमसेल्फ। चेक जो है वो हमारे ड्रॉअर को ही वो बनाया जाता है। ठीक है, ड्रॉअर के द्वारा भी बनाया जाता है और अपने लिए भी बनाया जाता है उसके लिए। ठीक है, तो चेक काटने के 3 बड़े अच्छे से वो होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने नाम का चेक काटना है, मेरा खाते का चेक है, मैं उसको मैं लिखूँगा सेल्फ। ठीक है, अगर मैंने राम के नाम का काटना है तो मैं उसको लिखूँगा मिस्टर राम कुमार या श्री राम कुमार। अगर मान लीजिए मैंने 10 लोगों के बीच में के लिए एक ही चेक काटना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, योर सेल्फ का चेक काटूँगा और उसके साथ एक मैं बैंक लेटर लगा दूँगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यानी कि हम चेक काटते हैं। अगला है चेक जो है उसकी वैलिडिटी हमेशा 3 महीने की होती है। ठीक है, 3 महीने के बाद वो स्टेल चेक हो जाता है। उससे अगला है, इसके लिए कोई भी स्टैम्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अगला हमारा जो पॉइंट आया वो आता है बियरर चेक। ठीक है, इसको ओपन चेक या अनक्रॉस चेक भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की एंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ये हमेशा हमें बैंक के काउंटर पे जाके मिल जाता है, उसको बोलते हैं बियरर चेक। तो स्पेसिमेन ऑफ बियरर चेक हमारे भाई पास ये चीज़ बताई हुई है। देखिए नीचे ये जो लिखा हुआ है 9520 लिखा हुआ है, तो उसको यानी कि क्या बोलते हैं, चेक का नंबर बोलते हैं उसको। ठीक है, पे, मैंने जिसको पे करना है उसका नाम आ गया, रुपीज़ कितने करने हैं। ठीक है,
यहाँ पे डेट आ गई, मतलब आज 15 सितंबर है, तो 15 सितंबर के 3 महीने बाद मतलब कि 15 दिसंबर तक वो क्या है, चेक वैलिड होता है, उसके बाद वो एक स्टेल चेक बन जाता है। अगला आता है सेल्फ चेक, मतलब जो व्यक्ति अपने नाम पर यानी कि चेक बनाता है उसको सेल्फ चेक बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, तो सेल्फ चेक इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है सेल्फ और अपना अमाउंट वगैरह लिखा हुआ है इसने। ठीक है, इसके आगे आ गया टाइप्स ऑफ चेक में तीसरा अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक होता है अगर मैं मान लीजिए चेक के ऊपर दो अगर लाइन लगा दूं या अपने चेक के ऊपर अकाउंट पे लिख दूं, तो जिस व्यक्ति का मैंने चेक बनाया हुआ है, जिस व्यक्ति के नाम का मैंने चेक बनाया हुआ है, वह उसके खाते में जाएगा, वो काउंटर पे उसको कैश नहीं करवा सकता। ठीक है, स्पेसिमेन ऑफ अकाउंट पे चेक्स ये है, देखिए इसमें यानी कि हमने ऊपर क्रॉस लगा दिया हो और अकाउंट पे चेक लिख दिया हो, तो मतलब ये उन्हीं के खाते में जाएगा। व्हाट इज़ पोस्ट डेटेड चेक? पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने आज चेक काट दिया है, आज 15 सितंबर को मैंने चेक काट दिया है, पर मुझे पता है कि मेरे खाते में पैसा जो है वो 25 सितंबर को आएगा, तो मैंने चेक आज काट दिया और उसमें डेट लिख दी हुई है 25 सितंबर की। ठीक है, तो वो 25 सितंबर का यानी कि मतलब आज के 10 दिनों बाद का मैंने चेक काटा, उसको बोलेंगे पोस्ट डेटेड चेक। स्टेल चेक मैंने आपको बताया, ऐसा चेक जो कि 3 महीने तक अगर बैंक में अपनी पेमेंट के लिए अगर प्रेजेंट नहीं हुआ है तो उसको स्टेल चेक कहा जाएगा। हमारा ला इसमें अगला पॉइंट आया डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो क्या होता है, चेक क्या होता है, ये हमेशा यानी कि बैंक की तरफ से होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है ये एक इंडिविजुअल बनाता है। ठीक है, अगला कि इट इज़ ऑलवेज पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। तो चेक जो होता है वो हमेशा तभी बनाया जाता है जब यानी कि एक बियरर की डिमांड हो। दूसरी साइड इट नीड नॉट ऑलवेज बी पेबल ऑन डिमांड। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा यानी कि डिमांड के ऊपर पेबल नहीं होता। एक्सेप्टेंस, तो चेक के लिए कोई भी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमेशा एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। स्टैंप, चेक के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की स्टैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टैंप की ज़रूरत होती है। ग्रेस ऑफ डेज़, हमें पता है कि जो चेक है उसमें यानी कि कोई भी किसी प्रकार की ग्रेस नहीं मिलती और 3 महीने के लिए वैध होता है, बल्कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 दिनों की हमारे को ग्रेस पीरियड मिलता है। चेक को हम क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस का मतलब मैंने आपको बताया, या अकाउंट पे ही लिख सकते हैं या क्रॉस कर सकते हैं, वह उसी व्यक्ति के खाते में जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज को हम क्रॉस नहीं कर सकते। नोटिस ऑफ डिसऑनर जो होता है, अगर चेक डिसऑनर हो जाए तो वो एक रिक्वायर्ड नहीं होता है, बल्कि बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा वह रिक्वायर्ड होता है। अगला आया फॉर्म, इट फिक्स्ड फॉर्म इज़ ऑनर्ड बाय बैंक। ठीक है, ये हमेशा यानी कि इसकी एक ही फिक्स फॉर्म होती है जो कि बैंक के द्वारा जारी की जाती है और बिल ऑफ एक्सचेंज की कोई भी फिक्स फॉर्म नहीं होती है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का ख़त्म होता है। मैं एक बार आपको फिर अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम गौरव मेहता है, मेरे स्कूल का नाम जीएसएस भटोली फकोरियाँ है। वोकेशनल टीचर, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या अगर इस टॉपिक से आती है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।